नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में। आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में। आज की हमारी क्लास है दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,200 वर्ग किलो 263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है। और कोई भी संख्या जो है अपने आप में दोस्तों 100% होती है, यानी देश के कुल क्षेत्रफल के 51% पर जो है कृषि की जाती है और देश की 54% जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित है। तो इसी कारण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, यानी कृषि को जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है रीढ़ कहा जाता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है। देश के कुल क्षेत्रफल के 51% पर कृषि की जाती है। देश की कुल 54% जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित है। तो इसी कारण जो है कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है रीढ़ कहा जाता है, याद रखेंगे। भारत के कुल क्षेत्रफल के 100%, यानी भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से जो है दोस्तों अपने आप में कोई भी संख्या जो है 100% होती है। इसमें से 51% पर जो है कृषि होती है, 4% पर चारागाह यानी जहाँ पर जो है पशुओं को चारा चराया जो है जाता है उनको जो दोस्तों चारागाह जो है कहा जाता है। 21% पर वन यानी फॉरेस्ट है दोस्तों। कहीं कहीं दोस्तों 21% यानी 21.7% भी जो है आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और 24% जो है बंजर पड़ा है, यानी बंजर यानी वहाँ पर जो है कुछ भी जो है नहीं उगाया जाता है। तो 24% क्षेत्र जो है बंजर पड़ा है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों फसलों के प्रकार। फसलें दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, एक होती है नकदी फसलें, एक होती हैं खाद्य फसलें। तो पहले दोस्तों नकदी फसलों के बारे में जानते हैं। नकदी फसलें वह फसलें जो बाजार में बिक्री के उद्देश्य से उगाई जाती हैं और दोस्तों उनको जो है नकदी फसल जो है कहा जाता है। गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट जैसे इनका उत्पादन जो है हम बाजार में बिक्री के उद्देश्य से अधिकतर जो है करते हैं। खाद्य फसलें जिनका उत्पादन जो है हम घर में खाने के उद्देश्य से करते हैं, जैसे गेहूँ और चावल, धान वगैरह की जो फसलें हैं इनका उत्पादन जो है हम अधिकतर खाने के उद्देश्य से करते हैं। नकदी फसलें जिनका उत्पादन जो है बाजार में बिक्री के लिए जो है बिक्री करने के उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण एग्जाम्पल गन्ना, तंबाकू, कपास और जूट। तो ये एग्जाम्पल जो है दोस्तों नकदी फसलों के, यानी इनको जो है हम बाजार में बेचने के उद्देश्य से जो है उगाते हैं। खाद्य फसलें जिनका उत्पादन घर में खाने के उद्देश्य से करते हैं, जैसे गेहूँ और धान। तो इनका उत्पादन जो है दोस्तों हम घर में खाने के उद्देश्य से अधिकतर करते हैं, गेहूँ धान का। तो इसलिए जो है दोस्तों इनको खाद्य फसलें कहा जाता है। नकदी फसलें गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट जिनका उत्पादन हम बाजार में बिक्री उद्देश्य से जो है करते हैं, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकार, यानी ऋतुओं के आधार पर जो है फसलों के प्रकार। कितने प्रकार की फसलें हैं ऋतुओं के आधार पर? तो 3 प्रकार की फसलें हैं। कौन कौन सी? खरीफ, रबी और जायद। तो खरीफ के बारे में जानेंगे दोस्तों। पहले खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों को दोस्तों मानसून काल की फसलें भी कहा जाता है। मानसून काल की फसलें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी बुआई जो है होती है दोस्तों जून जुलाई में इनकी बुआई होती है, जब मानसून जो है स्टार्ट होता है, और अक्टूबर नवंबर में इनकी कटाई होती है, याद रखेंगे। बुआई जून जुलाई में, कटाई अक्टूबर नवंबर में। खरीफ की फसलों के लिए अधिक वर्षा और अधिक तापमान की जो है आवश्यकता होती है, यानी खरीफ की फसलों के लिए दोस्तों अधिक वर्षा और अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। अधिक वर्षा और तापमान कब होता है? मानसून के समय, याद रखें दोस्तों मानसून के समय होता है वो। एग्जाम्पल धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, मूंगफली, कपास, जूट, सोयाबीन, अरहर, मूंग। तो ये सभी जो है एग्जाम्पल किसके हैं दोस्तों? खरीफ की फसलों के। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, मूंगफली, कपास, जूट, सोयाबीन, अरहर, मूंग। तो ये सभी जो हैं खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलों की बुआई जून जुलाई में और कटाई अक्टूबर नवंबर में, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों नंबर 2 पर आते हैं रबी की फसलें। रबी की फसलें जो हैं शीत ऋतु की फसलें होती है दोस्तों। रबी की फसलें जो हैं शीत ऋतु की फसलें होती हैं। शीत यानी ठंडे मौसम की फसलें जो है होती हैं।
बुआई कब की जाती है दोस्तों? अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है किनकी? रबी की फसलों की। मार्च अप्रैल में इनकी कटाई की जाती है, याद रखेंगे। मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है किनकी? रबी की फसलों की। एग्जाम्पल दोस्तों, गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, सरसों, ये सभी जो है दोस्तों रबी की फसलों के एग्जाम्पल हैं। बुआई की जाती है रबी की फसलों की अक्टूबर नवंबर में। अब मार्च अप्रैल में जो है इनकी कटाई की जाती है, याद रखेंगे आप। 3 नंबर पर आती हैं दोस्तों जायद की फसलें। जायद की फसलें यानी जायद की फसलें में कौन कौन सी फसलें आती हैं? जायद की फसल अब आती हैं दोस्तों नंबर 3 पर आती हैं जायद की फसलें। जायद की फसलें यानी ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। ग्रीष्म यानी गर्मी की ऋतु में बोई जाती है कौन सी? जायद की फसलें। जायद की फसलों के लिए जो है कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। इनकी बुआई अप्रैल मई में इनकी बुआई जो है अप्रैल मई में की जाती है और मई जून में जो है इनकी कटाई होती है। याद रखें दोस्तों, जायद की फसलें जो है गर्मी के मौसम यानी ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं, कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, अप्रैल मई में बोई जाती हैं और मई जून में जो है इनकी कटाई जो है की जाती है। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों इनके? सब्जियां, तरबूज, खरबूज, खीरा और ककड़ी, यह अन्य टमाटर वगैरह जो हैं सभी दोस्तों किस में आती हैं? जायद की फसलों में आती हैं। अधिकतर सब्जियों की फसलें, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों फसलें और राज्य, यानी कौन कौन सी फसलें किन किन राज्यों में अधिकतर उगाई जाती हैं। सब्जियां दोस्तों, सब्जियां जो हैं उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर है, यानी सब्जियां उगाने में उत्तर प्रदेश जो पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, और पर हेक्टेयर की बात आती है तो पंजाब पहले स्थान पर है। पर हेक्टेयर यानी उत्तर प्रदेश में 1 हेक्टेयर में कम उत्पादन होता है और 1 हेक्टेयर में पंजाब में जो है अधिक उत्पादन जो है होता है, याद रखेंगे। धान, पश्चिम बंगाल में जो है धान पहले स्थान पर है, धान उगाने में पश्चिम बंगाल। कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। कुल दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। पटसन यानी जोट पहले स्थान पर है, पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे। चाय उत्पादन में दोस्तों असम पहले स्थान पर है, याद रखेंगे। कॉफ़ी उत्पादन में दोस्तों, कॉफ़ी उत्पादन में जो है कर्नाटक पहले स्थान है, यानी कॉफ़ी उत्पादन करने में जो है कर्नाटक पहले स्थान पर आता है। जौ उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। रबर, मसाले और नारियल पहले स्थान पर आते हैं केरल में, याद रखेंगे दोस्तों। रबर, मसाले, नारियल उत्पादन में जो है केरल पहले स्थान पर आता है। कपास उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पर। सरसों उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर आता है। मक्का उत्पादन में जो है दोस्तों कर्नाटक पहले स्थान पर। मूंगफली उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पर। तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो है पहले स्थान पर आता है, याद रखेंगे। तो ये अनेक फसलें हैं जो कि अनेक राज्यों में पहले पहले स्थान पर जो है उगाई जाती है, यानी इनका उत्पादन जो है अधिकतम जो है किया जाता है इन राज्यों में, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों कृषि से संबंधित क्रांति, यानी कृषि से संबंधित क्रांतियाँ। तो पहले नंबर पर आती है दोस्तों हरित क्रांति। हरित क्रांति की दोस्तों विश्व में शुरुआत जो है मैक्सिको से हुई थी, मैक्सिको से, यानी यूएसए के वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने जो है अपने शोध कहाँ पर किए थे? मैक्सिको से किए थे। इसी कारण जो है हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैक्सिको से हुई थी। यूएसए के नॉर्मन बोरलॉग ने जो है गेहूँ और धान की किस्मों के जो है अनेक ऐसी किस्में बनाई थी जिनका जो है उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में जो है बढ़ गया था। तो इन्हीं को जो है नॉर्मन बोरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति का जो है पिता कहा जाता है और शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1970 में, याद रखें दोस्तों। 1970 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? यह मिला था नॉर्मन बोरलॉग को। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। और नॉर्मन बोरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। कहाँ के थे ये? यूएसए के थे। इन्होंने अपने शोध कहाँ पर किए थे? मैक्सिको से किए थे, याद रखेंगे। अब भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी दोस्तों? भारत में जो है हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो 1960 में हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब के कुछ जिलों में जो है की गई थी, लेकिन औपचारिक रूप से यानी संपूर्ण भारत में, यानी औपचारिक रूप से 1966-67 में जो है शुरू हुई थी, याद रखेंगे। भारतीय हरित क्रांति के पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है और सर्वाधिक वृद्धि जो है गेहूँ और धान की फसलों में जो है देखने को मिली थी, याद रखें दोस्तों।
भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960 में हुई थी, यानी पंजाब के कुछ जिलों में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन औपचारिक रूप से भारत में 1966-67 में जो है शुरू की गई थी। भारतीय हरित क्रांति के पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। लेकिन जब हरित क्रांति शुरू हुई थी तो सबसे अधिक बदलाव जो है किन फसलों में देखने को मिला था? गेहूं एवं धान की फसलों में अधिक बदलाव जो है, यानी इनकी वृद्धि जो है अधिक मात्रा में बढ़ने का जो है देखने को मिला था। याद रखें दोस्तों। दूसरे नंबर पर आती है श्वेत क्रांति, यानी सफ़ेद क्रांति, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। याद रखें दोस्तों, जनक है श्वेत क्रांति के डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 26 नवंबर को जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, यानी डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पर जो है, यानी 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है मनाया जाता है। 1970 में NDDB राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा जो है शुरू की गई थी। श्वेत क्रांति दोस्तों 1970 में NDDB राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा जो है शुरू की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी, गुजरात में। याद रखेंगे। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है दोस्तों। भारत जो है विश्व में दुग्ध उत्पादक देश है। याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश दूध में प्रथम स्थान पर है। याद रखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो है भारत में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों अन्य क्रांतियाँ, जिनसे जो है सीधा प्रश्न बनता है, लेकिन श्वेत क्रांति और हरित क्रांति से जो है अधिकतर प्रश्न जो है देखने को मिलता है। याद रखेंगे। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन यानी तेल वाली फसलों से संबंधित होती है पीली क्रांति। गुलाबी क्रांति प्याज एवं झींगा उत्पादन से। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति फल एवं बागवानी फसलों से। काली या कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। रजत क्रांति दोस्तों, रजत क्रांति का संबंध जो है अंडा उत्पादन से है। गोल्ड क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से। इंद्रधनुष क्रांति का संपूर्ण कृषि विकास से संबंध है। याद रखेंगे। नीली क्रांति का संबंध है दोस्तों मछली उत्पादन से, यानी मछलियों का उत्पादन बढ़ाने में कौन सी क्रांति संबंधित? नीली क्रांति। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्याज एवं झींगा उत्पादन से। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति फल एवं बागवानी। काली या कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। इंद्रधनुष क्रांति संपूर्ण कृषि विकास से। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों अन्य को एपीकल्चर। दोस्तों एपीकल्चर जो है किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपीकल्चर, यानी मधुमक्खी का पालन करने को एपीकल्चर जो है कहा जाता है। सेरीकल्चर रेशम के कीट का पालन करने को जो है सेरीकल्चर कहा जाता है। पीसीकल्चर में दोस्तों मछलियों का पालन करना कहलाता है। विटीकल्चर में अंगूरों की खेती। याद रखें दोस्तों, अंगूरों की खेती करने को जो है विटीकल्चर जो है कहा जाता है। वर्मीकल्चर में केंचुए का पालन यानी केंचुए की खेती की जाती है। केंचुए की खेती यानी वर्मी कंपोस्ट बनवाने के लिए जो है केंचुए का पालन यानी केंचुए की खेती जो है की जाती है। दोस्तों केंचुए को जो है किसान का मित्र कहा जाता है। अब केंचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि केंचुआ जो है ज़मीन की उर्वरता बढ़ाने यानी ज़मीन को फर्टाइल करने में जो है सहायता करता है, तो इसीलिए जो है केंचुए को जो है किसान का मित्र कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर में दोस्तों उद्यान एवं बागवानी फसलों का जो है उत्पादन जो है किया जाता है। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती की जाती है। ओलेरीकल्चर में सब्जियों की खेती जो है की जाती है। याद रखेंगे। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम के कीट का पालन से संबंधित है। पीसीकल्चर मछली पालन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूरों की खेती से। वर्मीकल्चर केंचुआ का पालन से। हॉर्टिकल्चर उद्यान एवं बागवानी से। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती से। ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती से। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों कृषि की विधियाँ। कृषि की विधियाँ कौन कौन सी है? स्थानांतरित कृषि पहले स्थान पर आती है दोस्तों। स्थानांतरित कृषि वनों एवं जंगलों को काट कर जो है उनको जलाकर जो है की जाती है। 2-3 साल तक की जाती है और फिर दूसरे स्थान पर जाकर ऐसे ही करते हैं, यानी जो जनजातियाँ जो है वनों एवं जंगलों में रहती है वह वनों एवं जंगलों को काट कर उनको जलाकर जो है मैदान बनाते हैं और वहाँ पर जो है खेती करते हैं। वनों एवं जंगलों को काटकर उनको जलाकर जो है उनका जो अवसाद होता है वह मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी को जो है
करने का काम करता है, जिनसे जो है खेती की जो है पैदावार में अधिक मात्रा हो, यानी पैदावार अधिक हो। जब धीरे धीरे जो है 2-3 साल में मिट्टी की उर्वरता जो है कम हो जाती है, तो उस स्थान को छोड़कर जो है दूसरे स्थान पर जाकर इसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराते हैं, तो इसी को जो है दोस्तों स्थानांतरित कृषि जो है कहा जाता है। को स्थानांतरित कृषि को जो है अन्य स्थानों पर अनेक नामों से जाना जाता है। अन्य नाम क्या है दोस्तों? बुश फैलाओ और काटो और जलाओ किसका अन्य नाम है? ये अन्य नाम है दोस्तों स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित यानी शिफ्टिंग कृषि के, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम है अन्य बुश फैलो, काटो और जलाओ कृषि, याद रखेंगे। अब अन्य क्षेत्रों में क्या क्या नाम है? पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती के नाम से जानते हैं, बुंदेलखंड में बेवर खेती, बस्तर क्षेत्र में दीपा, आंध्र प्रदेश में पोंडू खेती, केरल में कुमारी खेती, राजस्थान में बत्रा खेती, याद रखेंगे। तो यह अन्य क्षेत्रों में अन्य नाम है किसके? शिफ्टिंग खेती के। पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती, बुंदेलखंड में बेवर खेती, बस्तर क्षेत्र में दीपा खेती, आंध्र प्रदेश में पोंडू, केरल में कुमारी, राजस्थान में बत्रा, याद रखेंगे। अब दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों भारतीय कृषि। भारतीय कृषि कैसी है दोस्तों? भारतीय कृषि जो है मिश्रित कृषि है, यानी भारतीय कृषि में क्या होता है दोस्तों? किसान जो है कृषि के साथ साथ जो है पशुपालन भी करता है, तो इसी को जो है मिश्रित खेती कहा जाता है। लेकिन एक मिश्रित खेती अलग होती है। मिश्रित खेती एक वह होती है जब एक से अधिक फसलों को जो है एक साथ बोया जाता है, तो उसको भी जो है मिश्रित खेती कहा जाता है। जैसे गेहूं और सरसों को जब एक साथ बोया जाता है, तो उसको भी जो है मिश्रित खेती जो है कहा जाता है, याद रखेंगे। अब 3 पर आती है, नंबर 3 पर आती है दोस्तों रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या होती है दोस्तों? रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि होती है। वाणिज्यिक यानी कमर्शियल कृषि होती है, यानी बेचने वाली या बेचने के हिसाब से जो है इनकी खेती की जाती है। वाणिज्यिक कृषि के लिए बड़े क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, यानी एक बड़े क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, जिसमें जो है पौधों का रोपण किया जाता है, यानी पंक्ति अनुसार जो है इनका रोपण जो है किया जाता है। सभी पौधे जो है एक पंक्तियों में सीधी पंक्तियों में जो बोए जाते हैं, पंक्ति यानी लाइनों में बोए जाते हैं। ज़्यादा श्रमिक और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी जब बड़ा क्षेत्रफल होगा तो उनके लिए अधिक श्रमिक और अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। एग्जाम्पल चाय, कॉफ़ी, नारियल, गन्ना, केला, कपास, रबड़, तो ये एग्जाम्पल है रोपण खेती के। इनको जो है एक पंक्तिवाही यानी सीधी लाइनों में जो है इनको बोया जाता है, और इनके लिए जो है अधिक क्षेत्रफल की जो है आवश्यकता होती है, ज़्यादा श्रमिक और ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों नंबर 4 पर आते हैं गहन कृषि। गहन कृषि क्या होता है दोस्तों? सघन आबादी वाले क्षेत्र में, सघन आबादी यानी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है सघन गहन कृषि, याद रखेंगे। गहन कृषि में क्या होता है दोस्तों? अधिक श्रमिक एवं पूंजी द्वारा उत्पादन को बढ़ाया जाता है, यानी गहन कृषि क्या होती है दोस्तों? घनी आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है, यानी अधिक छोटे क्षेत्रफल में जो है अधिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है अधिक श्रमिक एवं पूंजी द्वारा उत्पादन को बढ़ाया जाता है, और रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग किया जाता है उत्पादन को बढ़ाने के लिए, याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों नंबर 5 पर आता है निर्वाह कृषि। दोस्तों निर्वाह कृषि क्या होती है? जो कृषि पर निर्भर होता है, याद रखेंगे। जमीन के छोटे टुकड़ों पर होती है दोस्तों। निर्वाह कृषि जो है जमीन के छोटे टुकड़ों पर होती है। परिवार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खाद्य फसलों को उगाता है, यानी ज़मीन के छोटे टुकड़ों पर होती है, और एक परिवार जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यानी अपना पालन पोषण करने के लिए खाद्य फसलों को उगाता है। यह खेती मानसून पर निर्भर होती है, यानी यह खेती जो है मानसून पर निर्भर होती है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है। निर्वाह कृषि में प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है, यानी प्राकृतिक उर्वरता होती है इस भूमि में, याद रखेंगे। सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है, रासायनिक उर्वरक भी इनमें जो है नहीं दिया जाता है, तो इसी कारण जो है प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है निर्वाह कृषि। सिंचाई की उपलब्धता व्यवस्था की उपलब्धता नहीं होती है, और मानसून पर निर्भर होती है, याद रखेंगे। सर्वाधिक सिंचित फसल। दोस्तों सर्वाधिक सिंचित फसल कौन कौन से? गन्ना और धान है सर्वाधिक सिंचित, यानी सर्वाधिक पानी वाली फसलें हैं गन्ना और धान, याद रखेंगे। लेकिन दोस्तों अगर ये दोनों ऑप्शन परीक्षा में दिए गए हों किसी क्वेश्चन में, तो आपको जो है गन्ना लगाना है। गन्ना क्यों लगाना है? गन्ना जो है एक वर्षीय फसल है, गन्ने को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जबकि धान जो है 4 महीने की फसल है, और धान को जो है कम पानी की आवश्यकता होती है गन्ने की अपेक्षा। लेकिन गन्ना ऑप्शन में नहीं हो तो धान लगाना है, दोनों ऑप्शन में हो तो गन्ना लगाना है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।